दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग ने आप नेता आतिशी को भेजा कानूनी नोटिस। कहा दल बदल के लिए दबाव वाले अपने आरोपों को साबित करें या माफी मांगे आतिशी, वरना दर्ज होगा मानहानि का केस। आप नेता संजय सिंह की जमानत पर अदालत ने तय की शर्तें। मीडिया से केस को लेकर नहीं करेंगे बात, ईडी की जांच पर भी नहीं कर सकते टिप्पणी। हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सुनवाई। भाजपा के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में की चुनावी रैली। स्मृति ईरानी ने खजुराहो से पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। नड्डा ने राजस्थान के झालावाड़ में किया चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के उम्मीदवार शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र से भरा पर्चा। बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह भाजपा में हुए शामिल। केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया नामांकन। सीपीआई प्रत्याशी एनी राजा ने भी भरा पर्चा। वहीं दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का डोर टू डोर कैंपेन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल हुए मुठभेड़ में 3 और नक्सलियों के शव बरामद। अब तक 13 नक्सलियों की मौत। सर्च ऑपरेशन जारी। भारत में आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर। 2025 में 6.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक ने जताया अनुमान। और ताइवान की राजधानी ताइपे में भूकंप से तबाही। जापान और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी। भारत ताइपे एसोसिएशन ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग ने दिल्ली की आप सरकार में मंत्री आतिशी को एक कानूनी नोटिस भेजा है। कहा गया है कि या तो वो अपने कल के आरोपों के लिए माफी मांगे या फिर उन्हें साबित करें, वरना मानहानि का केस दर्ज होगा। कल आतिशी ने कहा था कि उनके करीबी व्यक्ति के माध्यम से उन पर दल बदल का दबाव डाला जा रहा है। साथ ही उनकी खुद की, सौरभ भारद्वाज की, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक की गिरफ्तारी का डर भी उन्होंने जताया था। हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे और कहा था कि कल शाम तक जो भी आपने बयान दिया है या तो उसके तथ्य सामने रखिए, माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कल शाम को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार लेना को हमारे मीडिया विभाग की तरफ से डेफिमेशन नोटिस दे दिया गया है। और आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसकी शुरुआत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज ट्रायल कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वे दिल्ली एनसीआर को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर दिल्ली एनसीआर छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी। उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। संजय सिंह की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी। जांच में सहयोग करना होगा। केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान वो नहीं दे सकते हैं। और आप सांसद संजय सिंह को बेल मिलने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी ने कहा है कि संजय सिंह को बेल मिली है, वो बरी नहीं हुए हैं। साजिया इल्मी ने कहा कि संजय सिंह के जेल से बाहर आने पर आम आदमी पार्टी में आंतरिक घमासान बढ़ने वाला है। बीजेपी उनको खरीदने के लिए उनके एक बहुत करीबी से संपर्क साधा गया था। इस सब पर बातचीत करने के लिए साजिया इल्मी मौजूद हैं, भाजपा की प्रवक्ता है।
एक बड़ा आरोप अब लगाया है आतिशी मनलीला ने। देखिए, इस तरह के आरोप कोई नए नहीं हैं। जिस तरह से आतिशी का और सौरभ का नाम सामने आ रहा है और इस बात को खुद तस्दीक किया है अरविंद केजरीवाल ने और उसके बारे में बाकायदा बयान दर्ज है विजय नायर की तरफ से कि वो रिपोर्ट करते थे, तो खलबली मची हुई है। आतिशी जी अपने को बचाने के लिए और अपनी मान्यता पार्टी में बना के रखने के लिए इस तरह की बातें रख रही हैं। अगर वाकई में उनके इल्जामों में कोई सच्चाई होती तो आप बताइए वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई, क्यों उन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं की, क्यों कोई भी सबूत या प्रमाण नहीं दिए, क्यों किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आतिशी ने, उसमें उन्होंने कहा कि उनके जो 4 नेता हैं, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा, एक एक करके इनको जेल में भेजने की तैयारी है और ये एक संकेत दिया जा रहा है कि भाजपा में आ जाए, नहीं तो फिर उनको जेल भेज दिया जाए। देखिए, जिसने चोरी की है और जिसकी चोरी पकड़ी गई है वो तो ऐसी बात कह रहा है। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी थी, जब कागजात सारे सामने आ गए थे, तो मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, मुझे लगता है मेरे खिलाफ गिरफ्तारी होगी। जब अरविंद केजरीवाल जी 9 समन्स को ठुकरा कर नहीं जा रहे थे, उन्हें डर था ना इसी बात का, तो जानती हैं आतिशी जी भी, और इसीलिए उन्होंने 4 खास नाम लिए हैं। राघव चड्ढा जो डर के मारे इंग्लैंड में बैठे हैं, एक छोटी सी सर्जरी है जो हर जगह हो जाती है, बल्कि दिल्ली के ही सरकार के अधीन गुरु नानक आई सेंटर है जो उन्हीं का बनाया है, उन्हीं के अधीन है, वहां पे तो जा नहीं रहे हैं इलाज कराने के लिए, उसके लिए लंदन क्यों बैठे हैं वो। दूसरा सवाल, आतिशी और सौरभ, क्योंकि जानते हैं कि वो फंसने वाले हैं और गाज गिरने वाली है, और गाज कहां से गिर रही है, उन्हीं के लोगों से, विजय नायर से और अरविंद केजरीवाल से, और इसीलिए वो अपने को बचाने में लगे हैं और इस तरह के झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी टूटने वाली है, केजरीवाल के नेतृत्व को क्या आम आदमी पार्टी में चुनौती मिल रही है, ये आप इशारा कर रही हैं? नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी गए हैं जेल में और सब जानते हैं अंदर की असलियत क्या है, और उन्हें पता नहीं है वो कब निकल कर आएंगे। और जिस तरह की उन्होंने हिंट दे दी है इन 2 बड़े नेताओं पर जो बाकायदा सरकार को चला रहे हैं, इसको लेकर बहुत ही आपके ये अनसर्टेनिटी है, जानते नहीं है, बहुत ही अस्थिरता बनी हुई है कि आगे क्या होगा। धन्यवाद साजिया इल्मी। उनका कहना है कि दरअसल आतिशी के पास कुछ कहने को है नहीं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो उन्हें सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। कैमरा। और अब बात 24 की चुनौती की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि 2014 में जब मैं यहां आया था तब यूपी के अलग अलग जगहों से लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन 2017 में भाजपा की सरकार आने के बाद योगी सरकार ने गुंडों का आतंक रोका है और अब गुंडों ने यहां से पलायन करना शुरू कर दिया है। 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था, मैं यहाँ आया था, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से पलायन चालू हो गया था, यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं था। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बंद कर यहाँ पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। और इसके साथ साथ अब निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने गाजियाबाद से अपने पुराने संबंधों को याद किया। उन्होंने कहा कि जब तक वो राजनीति में हैं, चाहे वो कहीं भी हों, गाजियाबाद की जनता का उनके हृदय में विशेष स्थान है। यहाँ की जनता के लिए वो सदैव उपस्थित हैं। गाजियाबाद के साथ मेरा आत्मिक रिश्ता है। पहली बार जब अपनी जिंदगी में मैंने अपने लोकसभा का सफर प्रारंभ किया था, इसी गाजियाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से ही मैंने लोकसभा का अपना सफर प्रारंभ किया था।
जब भी जिसने समय मांगा है बहनों भाइयों, यदि मैं कहीं बाहर विदेशों में अथवा दौरे पर नहीं रहा हूं, अन्य स्थानों पर भले ही कोई छूट जाए, लेकिन गाजियाबाद के लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। और यकीन रखना, जब तक रहूंगा मैं भारत की राजनीति में, गाजियाबाद के लोगों का मेरे ऊपर वह एहसान है बहनों भाइयों कि मैं कभी आपको छोड़ूंगा नहीं। आपका था, आपका हूं और आपका रहूंगा, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। और वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खजुराहो से भाजपा उम्मीदवार वीडी शर्मा के समर्थन में नामांकन रैली में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं उस क्षेत्र से हूं जहां 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी बीजेपी में जाना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र के मैं प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। बीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। और केरल की वायनाड लोकसभा सीट इस समय काफी सुर्खियों में है। यहां से आज कांग्रेस नेता और मौजूदा सांसद राहुल गांधी अपना चुनावी अभियान उन्होंने शुरू किया। वायनाड से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। This election is a fight for democracy and for the Constitution of India. That's what the fight is about. It's very clear to all of you who is on which side. It is very clear who's attacking the Constitution, who is attacking the democratic structure of this country. और राहुल का मुकाबला इस बार सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी और सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से है। एनी राजा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले एनी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने जनता के 2 मुद्दों को सबसे अहम बताया। वायनाड के लोगों की मांग है कि अगर वो चुनाव जीत कर आती हैं तो लोगों के बीच मौजूदगी दर्ज कराएं। एनी राजा ने कहा कि मानव वन जीवन संघर्ष भी वहां की एक बड़ी समस्या है। केरल में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा, जबकि 4 जून को नतीजे आएंगे। Two sets of issues people are talking. I am traveling or I am going to these areas to understand what are their expectations from me as a candidate, left front candidate. So what they are saying, they're first and everywhere they were asking me a question: will you be here if we vote you to the position as an MP? Then I am promising them that I will be here if the people, the voters, elect me from this constituency. So the human-animal conflict is one of the major issue, and left front government here, Comrade Pinarayi government is doing lot of things, but for a lasting solution, amendment to the existing law is so important. और लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आगामी लोकसभा चुनावों के चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों में पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड्स वितरित करेंगे, जो कि 14 अलग अलग भाषाओं में प्रिंट किए गए हैं। ये कार्ड हमारे लोग घर घर बांटेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि हमारी सरकार, अलायंस की सरकार आने के बाद हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, ये इसमें सविस्तर से बताया गया है। और हम लोगों को ये गारंटी देते हैं
कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रही है और गरीबों का काम करेगी। और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। ओलंपिक पदक विजेता और मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद विश्व भर में भारतीय खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा है। साल 2019 में विजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2019 के चुनाव में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो भाजपा के रमेश बिधूड़ी से चुनाव हार गए थे। आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिल तारीफ़ है। जैसे हम बाहर यूके में फ़ाइट करने जाते थे, दुबई में फ़ाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फ़ाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा ने गौतम बुद्ध नगर से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। राजनीतिक रूप से अहम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से डॉक्टर महेश शर्मा 2 बार सांसद रह चुके हैं। भाजपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए पार्टी उम्मीदवार बनाया है। बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है, जहां एनडीए की ओर से जदयू कैंडिडेट संतोष कुशवाहा ने नामांकन भी कर दिया है। लेकिन महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि आरजेडी ने रुपौली की विधायक बीमा भारती को सिंबल सौंप दिया है और वो आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उधर कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव 4 तारीख को पूर्णिया से नामांकन करेंगे। पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था और उम्मीद जताई थी कि कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिलेगा। नागपुर से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता नजर आए। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के तिरुचिरापल्ली लोकसभा उम्मीदवार पी करुपैया ने श्री सैंदल मरियम्बन मंदिर में पूजा अर्चना की और अपना चुनावी अभियान शुरू किया। पूर्व मंत्री विजय भास्कर भी करुपैया के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। शशि थरूर लगातार 3 बार से केरल के तिरुवनंतपुरम के सांसद के रूप में चुने जा रहे हैं। भाजपा की ओर से उनके खिलाफ राजीव चंद्रशेखर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शंकर शुक्ला ने वायनाड में एसडीपीआई से समर्थन लेने पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि केरल में कांग्रेस ने एसडीपीआई पर कार्रवाई का पाखंड रचा। मोहब्बत की दुकान वालों को आतंकवाद से प्रेम है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक तरफ रामलीला मैदान से देश को जलाने की धमकी देते हैं और उसके बाद जिस तरह वह वायनाड में जाकर पीएफआई का समर्थन करने वाली, आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने वाली एसडीपीआई का चुनावी समर्थन लेते हैं। राहुल गांधी की पार्टी कर्नाटक में एसडीपीआई को प्रतिबंधित करने का पाखंड करती है और दूसरी तरफ
वही केरल में जाकर आतंकवादियों के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं। वो कांग्रेस पार्टी का आतंकवादियों से मोहब्बत का पैगाम लगातार जारी है। तो ये थी 24 की चुनौती से जुड़ी कुछ अहम खबरें। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। लू और बढ़ती गर्मी से संबंधित समस्याओं के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में गर्मी से संबंधित बीमारियों से निपटने की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की गई। आग लगने की घटनाएं ना हो इसके लिए जागरूकता फैलाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल, DGHS, DG ICMR, निदेशक एम्स, MS सफदरजंग, RML और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी हिस्सा ले रहे हैं। गृह मंत्रालय ने विदेशों से धन प्राप्त करने और उसके दुरुपयोग करने के मामले में 5 प्रमुख NGOs के खिलाफ कार्रवाई की है। मंत्रालय ने विदेशों से धन प्राप्त करने और उसके दुरुपयोग सहित अन्य कारणों का हवाला देते हुए 5 प्रमुख NGOs के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन संगठनों में CNI सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने आज दिल्ली में भारतीय नौसेना प्रमुख के साथ बातचीत की। चर्चा में द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें प्रशिक्षण और सूचना साझा करना शामिल है। वाइस एडमिरल मार्क हैमंड ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर औपचारिक पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद भारतीय नौसेना द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। अपने दौरे पर वाइस एडमिरल मार्क हैमंड कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान और मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का भी दौरा करेंगे। इस दौरान वो संबंधित कमांडर इन चीफ के साथ बातचीत भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर कोरचोली के जंगल में हुए मुठभेड़ में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें DRG, CRPF, कोबरा बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन और CAF के जवानों की संयुक्त टीम शामिल थी। सुरक्षाकर्मियों ने कई हथियार भी बरामद किए हैं, जिसमें इंसास, LMG और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों को बरामद किया गया है। ये सभी सुरक्षा बल को लेकर साथ साथ जो सीमावर्ती इलाका में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगातार हो रहा है और सीमावर्ती इलाका में मोबाइल चेक पोस्ट नाकाबंदी कार्रवाई के साथ साथ एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन भी संचालित की जा रही है। इस प्रकार संपूर्ण इलाका में जो नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ जो रेगुलर जो चेकिंग का कार्रवाई, जिससे सीमावर्ती इलाका में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित वस्तु मतलब जो सीमा से अंदर ना आ पाई और इस प्रकार मतलब इधर का कोई भी जैसे आपत्तिजनक जो वस्तुओं या व्यक्तियों का जो संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट दूसरे इलाकों में ना हो पाए, इन सब कार्रवाई अभी लगातार जारी है और हमारा पूरा कोशिश ये रहेगा मतलब चुनाव प्रक्रिया को काफ़ी अच्छी तरीके से और बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से संपादित करने के लिए हमारा पूरा कोशिश रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर 2023-24 में रिकॉर्ड 2,07,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राजमार्गों के निर्माण पर इस वित्तीय वर्ष में पिछले साल के मुकाबले 20% अधिक खर्च किया गया है।
हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में देश भर में कुल 6,644 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हुआ है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 5,544 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हुआ था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान NHAI को कुल 40,314 करोड़ की आय हुई, जो किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इस वित्तीय वर्ष में अर्जित आय पिछले वर्ष के मुकाबले 70% ज्यादा है। और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। ऐसे में विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में GE एयरोस्पेस कंपनी के CEO हेनरी लॉरेंस लैरी कल्प ने एक अंग्रेजी दैनिक से साक्षात्कार के दौरान भारतीय बाजार को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत GE एयरोस्पेस कंपनी के लिए एक अविश्वसनीय बाजार के तौर पर उभरेगा। कंपनी भारत में इंजीनियरिंग और अनुसंधान के लिए निवेश करेगी। वहीं कंपनी का लक्ष्य व्यावसायिक और सैन्य दोनों ग्राहकों के लिए अधिक इंजनों का उत्पादन करना है। कंपनी ने हाल ही में अपनी पुणे स्थित मैन्युफैक्चरिंग सुविधा के विस्तार के लिए 240 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की है। पुणे स्थित इस कारखाने में वैश्विक आपूर्ति को पूरा किया जाता है। G90, GA9X जैसे इंजनों के उत्पादन समेत सबसे शक्तिशाली वाणिज्यिक जेट इंजनों का उत्पादन किया जाता है। GE एयरोस्पेस विमान इंजन बनाने वाली कंपनी है। CEO ने जानकारी दी कि बेंगलुरु स्थित जॉन एफ वेल्च टेक्नोलॉजी सेंटर 1200 इंजीनियर में कई नई तकनीकों का विकास वो कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी को लेकर वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई है। वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान जताया है कि भारत में साल 2024 में अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से विकास करेगी। वर्ल्ड बैंक के पूर्व के अनुमान की तुलना में ये 1.2% ज्यादा है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने पहले यह अनुमान 6.3% ही रखा था, जिसे अब बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि भारत में विकास की तेज गति और तेज रफ्तार से बढ़ती देश की इकोनॉमी काफी सकारात्मक संकेत दे रही है। इसी के साथ ही वर्ल्ड बैंक ने पूरे दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर भी अनुमान जारी किया है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पूरे दक्षिण एशिया में विकास की दर 6% रहेगी। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।